हेलो दोस्तों। बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई जानते हैं? जब एक सीएम ने पूरे राज्य को लूट लिया। भैंस के सींगों को धोने के लिए सरसों का तेल, बजट 15 लाख का। ट्रकों के नंबर प्लेट पे स्कूटर का नंबर प्लेट लगाया गया। 400 भैंसें स्कूटर से लाना था, असंभव लगता है। आईएएस अफसरों से तंबाकू भी रगड़वाया गया। और ये सब कुछ हुआ सीधे सीएम के आदेश से। आपके लिए एक कहानी लगता हो, लेकिन ये भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय है। लालू यादव एक समय के लिए तो ये दलित पिछड़ा जातियों के लिए मसीहा से कम नहीं थी। लेकिन कौन जानता था कि यही मसीहा आगे चलकर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोपी बन जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चारा घोटाला या फूड स्कैम के बारे में। भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांड, जिसमें 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। इतने बड़े लेवल पे धोखाधड़ी किसी विभाग में एक बार नहीं की गई थी। आपके लिए सिर्फ ये पैसों की चोरी लगता हो, मेरे लिए तो ये पूरे सिस्टम की लूट थी, जिसमें जाली दस्तावेज हो, नकली कंपनियां, भ्रष्ट नौकरशाह और कई बड़े नेताओं का नेटवर्क मुख्य रूप से सम्मिलित था। वीडियो जो है सिर्फ इतिहास नहीं है, यह दिखाता है कि पूरे राज्य का प्रशासनिक तंत्र कैसे कमजोर पड़ गया। कैसे एक मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ मिलकर पूरे राज्य को लूट सकता है। और सबसे बड़ी बात, कैसे सिस्टम को बदला जा सकता है। 11 जून 1948 गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक कच्ची झोपड़ी थी। इसी झोपड़ी में कुंदन राय और मरछिया देवी के छठे पुत्र लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। यही यादव समुदाय का परिवार था। गाय भैंस के दूध बेचकर जीवन यापन किया करते थे। उस दौर में गांव घर में जातीय भेदभाव चरमोत्कर्ष पर था, यानी बहुत फैला हुआ था। लालू यादव बचपन से ही बहुत साफ सुथरी छवि के थे। उन्हें साफ कपड़े पहनना, किताबें पढ़ना, मैंने पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में वो उन्हें बहुत पसंद था। उस दौर के जमींदारों को यह पसंद नहीं था। वो लोग लालू यादव को गंवार बैरिस्टर की संज्ञा से संबोधित करते थे। उस दौर में उन पर अत्याचार भी होते थे, लेकिन कौन जानता था कि यही बच्चा आगे जाकर बिहार का भविष्य बदल देगा। 1954 में लालू के चाचा यदुनाय राय, पटना में एक वेटरनरी कॉलेज है, उस कॉलेज में वो दूध सप्लाई किया करते थे। और उसी कॉलेज के परिसर में उनको एक कमरा मिला था। और यही यदुनंद राय ने इनको लालू यादव को पटना ले आए और एक मिलर हाई स्कूल है, वहां पे उनका एडमिशन करवा दिया। स्कूल कंप्लीट करने के बाद लालू ने बिहार नेशनल कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यही जो बिहार नेशनल कॉलेज है, यहीं से पहले जयप्रकाश नारायण और बाद में नीतीश कुमार भी वहीं से पढ़ के निकले थे। जैसा आप जानते हैं कि लालू यादव आज भी अपनी अनूठी भाषण के लिए प्रसिद्ध है। और बात है 1967 की। लालू जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस समय वहां जनरल सेक्रेटरी का चुनाव हुआ था और लालू यादव बतौर जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। भाषण अच्छा देते थे, लोगों के बीच में बात रखने का इनके पास एक अलग ही ऑरा हुआ करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़े मजे में सेक्रेटरी बन गए हैं, पावर भी है, बहुत मजे मजे चल रहा था, इनका जीवन भी ठीक ठाक था। 1973 में ही इनका बाल विवाह हो जाता है। मैं बाल विवाह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय उनकी पत्नी जो थी मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह हो गया, मजे में। अब बाद में गौना होता है, या अपनी जिंदगी इनका शुरुआत होता है। लेकिन दूसरी ओर जब भारत की राजनीति को देखोगे तो आपको एक दूसरा एंगल समझ आएगा, क्योंकि उसी समय जयप्रकाश नारायण जो थे, वो 1974 में जो इंदिरा गांधी सरकार जो चल रही थी उसके खिलाफ बहुत आंदोलन कर रहे थे, कई अलग अलग मुद्दों पर। अब चूंकि लालू यादव जो है जेपी को यानी जयप्रकाश नारायण को अपना आइडियल मानते थे, और इसलिए बिना सोचे समझे ये उस आंदोलन में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और चूंकि बोलने में इनकी छवि बहुत अच्छा थी, तो एक मुख्य चेहरा के रूप में उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब लालू यादव पहुंचते हैं तो कई सारे छात्र संगठन के लोग को भी वो जोड़ लेते हैं और एक बहुत बड़ी आंदोलन का रूप देते हैं। उस आंदोलन में कई नारे लगाए गए, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कई नारे थे, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसके खिलाफ नारे थे, बेरोजगारी जो आज के समय के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत पुरानी है, ये भी उस पर लोग नारे लगा रहे थे। लालू की ख्याति बढ़ रही थी, इसीलिए उनको बाद में ऑल बिहार आंदोलन समिति का प्रमुख भी उनको बना दिया।
अब ये आंदोलन इतना तेज होने लगा, राज्य की स्थिति इतना बिगड़ने लगी, राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में इतने आंदोलन और इतने घटनाएं होने लगी कि इंदिरा गांधी ने दबाव में आकर जो है वो आपातकाल की घोषणा कर देती है 1975। अब आप जानते हो कि आपातकाल होने के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, भीड़ भाड़ में नहीं रह सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, इन चीजों का रोक होता है। लेकिन लालू यादव ये पूरे आंदोलन कर रहे थे, तो मीसा के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और यही जो गिरफ्तारी और जेल जाना लालू यादव के लिए एक आशीर्वाद के रूप में मिला। जैसे ही आपातकाल खत्म होता है तो जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी जो बाद में आजकल जो है वो वही बीजेपी बनती है, तो वही जनता पार्टी को बनाया था जेपी ने। और उसी पार्टी के बैनर तले 1977 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने सांसद का चुनाव लड़ा और बड़े धूमधाम से लालू यादव जनता पार्टी से सांसद बन भी गए 1977 में। अब बात समझिएगा, 3 साल के बाद मतलब 1980 में लालू यादव ने लोकदल बिहार से चुनाव लड़ा। मतलब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो एक लोकदल बिहार पार्टी है, वहां से लालू यादव ने 1980 में चुनाव लड़ा और सोनेपुर से वो विधायक चुने गए। वे अब देखो मामला, मतलब 1977 में वो सांसद बन गए, 1980 में विधायक भी बन गए। इतना ये प्रचलित थे, इतना इनको प्रसिद्धि था, इतना लोग उनको जानते थे, यानी अब वे सांसद भी थे और विधायक भी थे। अब आपको पता है लालू यादव जो है वो अपने उनके चाचा जो थे उनके साथ वो वेटनरी कॉलेज में एक छोटे से कमरे में रहते थे और वहीं से पूरा राजपाट चलाते रहते थे। उसी बीच उनकी मुलाकात जो है एक मेडिकल प्रतिनिधि थे आर.के. राणा, इनसे उनकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात जो है उनके राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मान लो या सबसे खतरनाक मान लो, क्योंकि यही से वो अपराध और इस घुसखोरी की दुनिया में कदम रखते हैं। आर.के. राणा जो है उन्होंने लालू यादव को बिहार के पशुपालन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंग करवाया, जिसमें 2 नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। पहला रामराज जो क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक थे और दूसरा डॉक्टर एस.बी. सिन्हा। रामराज और एस.बी. सिन्हा ये जो थे ये पशुपालन विभाग के मुख्य अधिकारियों में गिने जाते थे और ये दोनों अधिकारी पहले से ही इतने भ्रष्ट थे और राज्य के संचित निधियों में से, यानी जो उस विभाग से जो पैसे होते अवैध रूप से कितने धन की निकासी कर रहे थे, विभाग के जो कमी था उसका फायदा उठा रहे थे और अपने पद का दुरुपयोग करके कई रुपयों का गबन कर रहे थे। जो आर.के. राणा हैं उन्होंने क्या किया, इन दोनों अधिकारियों के साथ लालू यादव की मध्यस्थता करा दी, मतलब मेल मिलाप करा दिया। होता ना कि ये है सांसद, यहाँ के विधायक है, बोला ठीक है, तो बातचीत हो गई। अब यही वो दौर था जब लालू यादव जो हैं इस नेटवर्क में शामिल हो गए और यही इस भ्रष्टाचारी लोगों के नेटवर्क में शामिल होने से उनका राजनीतिक भाग्य जो है वो पूरी तरीके से बदलना शुरू हो गया। अब 1989 में एक और चुनाव होता है, इसमें वीपी सिंह की जो जनता पार्टी ने बिहार में जीत हासिल की। मुख्यमंत्री के लिए जो है वो दलित नेता राम सुंदर दास को चुना जाना तय था, है ना। लेकिन मामला क्या होता है, मामला बिगड़ जाता है। लालू यादव ने सारा खेल ही बदल दिया, उनके पास कोई सीट भी नहीं था, फिर भी बिहार के राजनीति का खेला बदल दिया। बोलो कैसे? तो आर.के. राणा और एस.बी. सिन्हा ने उन्हें 5 लाख रुपए नगद दिए और सभी विधायकों को राजी करा लिया, अपने तरफ राजी कर दिया। मतगणना में गड़बड़ी दिखाकर पता लगाया गया, लालू ने डमी उम्मीदवार की योजना बनाई जिससे वोट बंट गए और लालू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने वित्त विभाग को अपने पास रखा, क्योंकि ये दोनों जो चोर अधिकारी थे इनको ज्ञान दे रहे थे। अब मामला देखो कैसे कैसे मामला बिगड़ रहा। लेकिन लालू यादव जमीन तो कह ही रहा था ना, लालू यादव पिछड़ों के नेता थे, आज भी वो कहते थे हम पिछड़ों दलित के नेता हैं। तो लालू यादव जो है वो पिछड़ों के लिए जनक साबित हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत काम किया, कई सैकड़ों स्कूल बनवाए। जो मंडल आयोग जो 27% ओबीसी आरक्षण की बात किया था उसको भी बिहार में उसने लागू कर दिया। तो जनता का दिल जो है उन्हें जीत लिया और लालू यादव इतने लोकप्रिय हो गए कि एक दौर में वो कहा करते थे कि अगर हम किसी विधानसभा क्षेत्र में कुत्ते को भी खड़ा कर दे तो मेरा कुत्ता भी वहां का चुनाव जीत जाएगा। ये बात सिंबॉलिक है, लेकिन ये उनके क्रेज को दिखाता है, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत काम। एल.के. अडवाणी रथ यात्रा लेकर बिहार की ओर आ रहे थे तो लालू यादव ने उसको रोक दिया और ये ऐसा करके मुसलमान मतदाताओं को उसने क्या कर लिया, खुश कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव ने पिछड़ी जाति और मुसलमान नेताओं को अपने कैबिनेट में भी शामिल किया ताकि इनका भी वोट हमारे साथ क्या रहे, बना रहे। मतलब ये दौर ऐसा आ चुका था
कि लालू यादव मतलब बिहार। सोचो कि जो आईएएस अफसर थे उनके लिए खैनी बनाते थे लालू यादव के लिए। इतना ही नहीं, जब वो पान खाकर थूकते थे तो ये आईएएस अधिकारी ये पीक जो होता है ना, थूकदान, उसको उठा के खड़ा रहते थे। इस लेवल का क्रेज था लालू यादव। मतलब बिहार में उसने ऐसा राजनीतिक माहौल बनाया कि जो पिछड़ी जातियां थी वो खुद को सशक्त फील करने लगी। और ये कुछ समय के लिए इन अधिकारियों के साथ ऐसा जरूरी भी था, इनको औकात दिखाना जरूरी था, क्योंकि ये लोग कुछ क्या करते। आज इनकी हालत देखो कि 60,000 का तनख्वाह या 80,000 का तनख्वाह पाने वाला एक आईएएस अधिकारी करोड़ों की संपत्ति 1-2 साल में बना लेता है। कैसे बना लेता है? क्या आज भ्रष्टाचारी नहीं है? आज भी। हम आगे समझते हैं कि राज्य में इन्होंने कैसे धोखाधड़ी किया, कैसे राज्य की संपत्ति को लूटा। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जो फंड जो है वो कैसे निकाला जाता है, फंड निकालने की क्या प्रक्रिया है, यह पहले समझना होगा। तो अगर बिहार में अलग अलग विभाग में फंड निकालने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, बात एनिमल हस्बेंड्री विभाग की है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार के फंड की जरूरत है तो आपको एनिमल हस्बेंड्री विभाग को क्या चाहिए होता है? दवा चाहिए होता है और चारा चाहिए होता है। यही 2 चीज जानवरों को चाहिए होता है। तो इनके लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी कार्यालय को मान लो एनिमल हस्बेंड्री विभाग में कार्यालय को मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या करेगा? उसको कौन देगा? तो सबसे पहले अपनी मांग जो है वो अपने विभाग के निर्देशक को भेजता है। समझ में आ गया बात? अब वो निर्देशक जो है वो अलग अलग अधिकारियों के बिल को क्या करेगा? जमा करेगा। बिल को जमा करने के बाद उन सारे बिल को वो वित्त विभाग को भेज देता है। समझ में आ रहा है? और वित्त विभाग में जाने के बाद उसकी वहां जांच की जाती है और फिर वित्त सचिव जो होते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। सांसद लोग उस बिल पर चर्चा करते हैं और बाद में उस धन की मंजूरी मिल जाती है। लेकिन यहां एक और बात होती है कि अगर उसकी राशि बड़ी होती है तो पीएससी की कमेटी में जो होते हैं विपक्ष के नेता जो होते हैं उसकी जांच करते हैं और इतना सब हो जाने के बाद आखिरकार अलॉटमेंट लेटर जो उसको जारी कर दिया जाता है। पूरा मामला समझ में आ गया? कैसे कैसे पूरा मामला है अब समझिएगा। ये वित्त विभाग जो है लालू यादव ने अपने पास रखा है और वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये तुगलक वाला याद है ना आपको? बंधुओं ने क्या किया था? ऐसे ही तो चलता था वहां पे। अलग अलग औरंगजेब के मरने के बाद कैसे मुगल का शासन खत्म हुआ, उन लोगों ने कैसे सत्ता बनाई, वही काम यहां पे चल रहा था। पर लालू यादव के समय जो है ये प्रक्रिया जो है पूरा फर्जी हो गया, क्योंकि जहां जहां पे वो जाएगा उस जगह पे तो सारे अपने लोग हैं और यहाँ पर वित्त मेन तो था वित्त विभाग, और वो भी चूंकि लालू यादव उनके अपने घनिष्ठता में बन चुकी है तो वो सारे मिल चुके हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है फर्जी हो गई। पशुपालन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो बिल की जरूरत नहीं भी है तो नकली बिल बना के भेजने लगे। अब जो दस्तावेज भेजते थे वो भी जाली होता था और जो अलॉटमेंट होता था वो भी नकली। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां है ना वही सेल है, वो कंपनी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती और कुछ कंपनियां हैं भी तो अपने रिश्तेदारों के नाम पर है जो असली में उस कंपनी में काम भी नहीं करते। सोचो मामला कितना हाई लेवल तक बढ़ते जा रहा था। जो क्षेत्रीय निदेशक थे उनका नाम था ओम प्रकाश दिवाकर और बहुत सारे और भी अधिकारी उनके साथ मिलकर इन जो फर्जी बिल और नकली बिल होता था उसको नियंत्रित किया करते थे। समझ रहे बात को? कितने लेवल पे चल रहा था। अपने जो अधीनस्थ हुआ करते थे उन्हीं से वो फर्जी रसीदें बनवाते थे। सभी बिलों को समेकित करके राज्य कोष से सीधा पैसा निकाल लिया जाता था। जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया जाता था, वो सब फर्जी तरीके से होता था। ना उसकी डिमांड है, डिमांड भी वही कर रहे हैं, पैसे की निकासी भी वही कर रहे हैं और उस पैसे को अपने पास रखने का काम भी वही कर रहे हैं। लेकिन उनमें एक बात होता था, वो लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि बिल जो है वो 10 लाख से नीचे के बनाए जाते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उच्च जांच जो होगा इस पे नहीं होगा, इसीलिए हर एक बिल जो है वो 10 लाख से नीचे का बनाया जाता है। अब जरा समझिएगा कि नकली बिल किस किस बेसिस पे बनाया गया। तो सबसे पहला बिल बनाया गया भैंस के सींग को धोने के लिए 15 लाख रुपए के सरसों का तेल, इस नाम पर बिल बना। दूसरा, ट्रक के जो नंबर प्लेट थे ना उस पे स्कूटर के नंबर लिखे गए, मतलब ट्रक असली में नहीं है। जब जांच में रिपोर्ट देना पड़ता था तो स्कूटर का नंबर ले देता था। अब पकड़ाया कैसे? पकड़ाया क्योंकि आप उस ट्रक में भैंसों को ले जा रहे हैं और 400 भैंस जो हैं वो 20 स्कूटर में कैसे ले जाओगे। यहां से वो पकड़ाना इन लोगों का जो फर्जीवाड़ा है वो शुरू हो गया। इन लोगों को लगा कौन जांच करता है, लेकिन बाद में पता चला कि जिस ट्रक पर वो भैंसों को लाद कर ले जाने की बात करते थे वो तो असली में ट्रक है ही नहीं, वो तो स्कूटर है। इसके अलावा एक लिटिल ओक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो मानव दवाओं की जगह
पशु दवाओं का दावा किया। उसने कहा ये आदमियों का तो दवा है ही नहीं, ये तो पशुओं का दवा है। भारतीय इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी असल में सिर्फ ठंडा पेय की दुकान थी और ये सारा जो है वो दवाओं का विक्रेता के नाम पर चल रही थी। यानी नकली विक्रेता, मशीन भी नकली, दवा भी नकली, सब कुछ फर्जी था। अब सोचो ना, ठंडा पेय की दुकान को आप दवा कंपनी बता रहे हो। लिटिल ओक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो आदमी वाले दवा को जानवर का दवा बता रही है। मतलब सब कुछ फर्जी है। जब बात सामने आने लगा, धीरे धीरे ये बात जो है ना अभी और आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सारे बात को देखने के बाद मुझे यह समझ में आया ये पैसा गया कहां। मान लो पैसा निकल गया, ये पैसा रखा कौन, कैसे पैसा का यूटिलाइजेशन हुआ। तो देखो मामला क्या था, कैसे कैसे होता था। तो मामला क्या था कि हर निकासी पर 5% का कमीशन तय था और जो क्षेत्रीय अधिकारी होते थे उनका अलग से कमीशन तय किया गया था। जो डिविजनल कमिश्नर हुआ करते थे वो भी इस मामले में क्या थे, शामिल थे। यहां तक कि आज सुशासन के जो सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनको भी 1 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एसबी सिन्हा ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है। और ये सारा पैसा जो बचता था इसको बिहार से बाहर सारे राजनीतिक नेताओं के बीच में बांटा जाता था। सारे कहने का मतलब चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या अलग अलग जनता दल जो भी है, इन सारे नेताओं के बीच में पैसा बांटा जाता था। ये घोटाला कितना बड़ा था ये बात मैं आपको बताता हूं। कैग की रिपोर्ट आई थी। उस कैग की रिपोर्ट में क्या बताया गया, कैग ने बताया कि 1988-89 से 1994-95 तक, 88-89 से 94-95 तक 950 करोड़ से अधिक रुपए की हेराफेरी कर दी गई थी। ये मैंने कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। 19 और इसमें से 1988 से 1989 के बीच में लगभग 70% जो है वो अनधिकृत निकासी की गई, लगभग 6-7 करोड़ के आसपास में। और 1993 से 1994 में 169% की निकासी की गई, जो लगभग 130 करोड़ के आसपास में थी। सोचो ये मात्रा कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार यह दावा किया जाता है कि 250 से अधिक नकली कंपनियां थी, मतलब सिर्फ पेपर पे। जैसे आज के सरकार का काम सिर्फ पेपर पे दिखता है, वास्तविकता में नहीं दिखता, उसी तरीके से वो कंपनियां भी पेपर पे थी। सब लोग उसी से सीखते हैं ना। हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पूरा का पूरा जो नौकरशाह था वो भ्रष्ट हो चुका था। सारे बाबू लोग पिकदानी और खैनी बनाने में लगे हुए थे। हर एक स्तर पर ये जो भ्रष्टाचारी थे वो फैले हुए थे, नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक। और जब ये मामला ऐसा बढ़ने लगा तो सबसे पहली चेतावनी जो है वो 1985 में मिली। और वो क्या था, एनिमल हस्बेंड्री विभाग के एक रिपोर्ट में टीएन चतुर्वेदी ने देखा कि जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग अपनी वित्तीय रिपोर्ट देरी से जमा करता है। भाई टीएन चतुर्वेदी जो उन्होंने देखा कि जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग है ये अपनी जो वित्तीय रिपोर्ट है वो हमेशा देर से जमा करता है, आखिर ऐसा क्यों। तो वो इसके लिए विस्तृत जांच में गए और जब विस्तृत जांच में गए तो उनको पता चला कि यहां तो अवैध खर्च हो रहे हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, ना ठीक से पेपर है, ना कहां पैसा जा रहा है, कुछ भी नहीं। तब 11 फरवरी 1985 को टीएन चतुर्वेदी ने सीएम विंदेश्वरी दुबे को एक पत्र लिखा। उस समय सीएम थे विंदेश्वरी दुबे, उनको एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि विभाग में घोटाला चल रहा है, आप देख नहीं रहे क्या। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ और उस पत्र को दबा दिया गया। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ते रहा और बाद में 1987 में एक विधायक थे रमेश्वर पासवान, उसने सीएम को फिर से पत्र लिखा और पूरी जांच के साथ बताया कि आधिकारिक खरीदारी समिति जो है वो अवैध खरीद कर रही है, मतलब उसका जरूरत भी नहीं खरीद कर रही है। इंटर फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी के साथ कई घोटाले चल रहे हैं। घोटाला तब तक जो है वो 7 लाख से अधिक का हो चुका था, मतलब शुरुआती दौर पे था ये। अब आपको लगता होगा 7 लाख 8 लाख 1 करोड़ क्या है। ये बात 1987 की है, जब पूरा देश जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। जो उस समय के हैं उनको तो पता होगा कि 1-2 रुपये क्या होता था, 5-10 रुपये में घर चलता था, पूरा महीने का राशन होता था। ये 7 लाख तक का वहां तक हो चुका है। लेकिन इतने घोटाले के बाद अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। लेकिन इतने बाद
उठाने के बाद भी सरकार जो है चुप्पी साध के बैठी हुई थी, मतलब कोई भी प्रकार का चहलकदमी नहीं चला। फिर ये बात धीरे 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 दबा रहा तो 1992 में अचानक से रांची एयरपोर्ट पर एक इनकम टैक्स ने छापेमारी की। किसी विभाग के लोगों ने बताया कि यहां पर बहुत बड़ा माल लेके जाया जा रहा है, तो इनकम टैक्स ने जो है वो रांची एयरपोर्ट पर जो है वो भाई पकड़ा। तो उसमें देखा कि 1 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई, ये सरकारी दस्तावेजों में ऐसा मिलता है। और एक शख्स भी पकड़ा गया। जब सवाल किया गया तो उसने बताया, उस शख्स ने बताया कि यह पैसा जो है कई उच्च अधिकारियों का है, लेकिन इस बात को भी दबा दिया। एक सप्ताह बाद एक सतर्कता अधिकारी हैं विधु भूषण द्विवेदी, तो 24 में 1992 को बीबी द्विवेदी ने आईजी सतर्कता जी नारायण को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने क्या कहा? इस पत्र में पहली बार उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भ्रष्टाचार में आधिकारिक तौर पर शामिल किया। ये वो टर्निंग पॉइंट है कि अब लालू प्रसाद यादव इतना दिन से जो कर रहे थे, अब इनका नाम आधिकारिक तौर पर किसी कंप्लेन में आया और इस पत्र में लिखा गया कि मुख्यमंत्री भी इस घोटाले में शामिल है। ये कितना इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। आईजी नारायण को यह पत्र मिलने पर चिंता हुई, सोचा भाई इतने बड़े लेवल पे मुख्यमंत्री सब हरकत करते हैं, तो उन्होंने यह पत्र दोबारा लिखने के लिए कहा और कहा कि इससे लालू का नाम हटा दो। मतलब आईजी जो है वो भी क्या है, मैनेज्ड हैं, बिके हुए हैं, क्योंकि वो उसमें लालू प्रसाद यादव के नाम को हटाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मामला क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जो नारायण जो थे वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उस दौर में जो डिप्टी आईजी थे ओझा, जिनका नाम था डीपी ओझा, वो फिर से आईजी के पद पर पदासीन होते हैं। तो जो विधु भूषण जो है उनको फिर से उम्मीद जगा कि चलो अब एक नया अधिकारी आया, ये शायद मेरी बात को सुने। उन्होंने एक नया पत्र लिखा, तो फिर से एक पत्र तैयार किया और जिसमें मुख्यमंत्री के नाम को फिर से डाला, और यह उनका सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। बोलोगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा करने के बाद डीपी ओझा ने कई बड़े लोगों से उनको धमकियां दिलाना शुरू की, कई प्रकार से उनको धमकियां बढ़ने लगी और बाद में धमकियों को इतना तेज कर दिया गया और विधु भूषण को, जो सतर्कता विभाग में काम करते थे, उनको तबादला भी कर दिया गया, बाद में उनका निलंबन भी किया गया। इनकम टैक्स विभाग ने तो 80 नहीं, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 80 अधिकारियों को 25 करोड़ के साथ पकड़ा। आखिरकार एक कार्रवाई हुई, लेकिन सभी अधिकारियां जो हैं उनको तबादला कर दिया गया। कार्रवाई में कुछ नहीं किया गया, सिर्फ तबादला किया गया। यह प्रणाली जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी थी। 1996 के आसपास आते आते बिहार में अब देखो लूट इस चरम सीमा पर पहुंच गया था कि पूरा राज्य एक आर्थिक तंगी से गुजरने लगा, और आर्थिक तंगी इस कदर बढ़ गई थी कि शिक्षकों को देने के लिए वेतन नहीं था। कई महीनों तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, कई विश्वविद्यालय कॉलेज जो बंद हो गए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। इन सब बातों के बाद अंत में पटना हाईकोर्ट में 9 अलग अलग पीटीआईएल दर्ज की गई अलग अलग मुद्दों पर पटना हाईकोर्ट, क्योंकि मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था। और सभी पीटीआईएल में कहा गया कि राज्य में जो भारी आर्थिक संकट हुआ है, इसका वजह है कि पशुपालन विभाग में भारी लूट मची हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब लालू की जो पार्टी के एक अपने नेता तो शिवानंद तिवारी उस पार्टी से अलग हो गए। होता है कि उन्होंने क्या किया कि ऑडिटर जनरल के कार्यालय से दस्तावेज निकाला और पटना हाईकोर्ट में पीटीआईएल दर्ज कर दिया। कौन है ये? शिवानंद तिवारी। लालू यादव तिवारी निकलते हैं बाहर और ऑडिटर जनरल के कार्यालय से दस्तावेज को निकालते हैं और फिर से पीटीआईएल दर्ज कर देते हैं। इस मामले में सरयू राय जो है उनको मदद किए और इस पीटीआईएल में उन्होंने डायरेक्ट तौर पे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि बिना सीबीआई जांच के ये सच सामने कभी नहीं आ सकता। यही पीटीआईएल जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसके बाद एक करके एक 9 पीटीआईएल जो है वो चारा घोटाला के नाम से जग गए। 27 जनवरी 1966 को जो डिप्टी कमिश्नर थे सीबीआई के साथ मिलकर पशुपालन विभाग के कार्यालय में छापेमारी की। यही है डिप्टी कमिश्नर अमित खरे। और क्योंकि उस समय झारखंड बिहार अलग नहीं था, तो पशुपालन विभाग का जो कार्यालय था वो चाईबासा में पड़ता था। तो वहां पर उन्होंने देखा तो वहां जो कुछ मिला, उस पूरे कार्यालय में जो कुछ छापेमारी में मिला, वो सचमुच चौंकाने वाला था।
दस्तावेज को जलाने लगे। कई आधा जलते हुए पेपर मिले, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें पकड़ में आई, जैसे नकली बिल हो या जाली बैंक ड्राफ्ट बनाया गया था, नकली मुहर या फर्जी पैड, ये सब कुछ मिला। मजे की बात यह थी कि सभी बिल जो थे, जो नकली बिल थे, वो 10 लाख से नीचे के बनाए। अब आपको लगेगा कि 10 लाख से नीचे का क्यों? क्योंकि अगर कोई बिल 10 लाख से ऊपर का होता था तो एक स्पेशल कमेटी उसकी जांच करती थी। इसलिए सारे बिल को उन्होंने 9,90,000, 9,80,000 या इसी के आसपास में रखा गया ताकि जांच से बचा जा सके। इतना सब कुछ हो जाने के बाद 4 से 5 दिनों के बाद सारी जानकारियों का विश्लेषण किया गया और एक आधिकारिक एफआईआर दर्ज किया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब इतने बड़े घोटाले की आधिकारिक जांच जो है शुरू की गई, और बाद में यही घोटाला जो है वो चारा घोटाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और पूरे बिहार में ये जब खबर फैली तो पूरे बिहार में हलचल मच गया और फिर सभी के सभी लोग लालू के साथ जो जुड़े हुए थे, जो जनता थी, वो सब भी लालू के सपोर्ट में थी। अभी भी लालू का कोई ज्यादा समर्थन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन डिप्टी कमिश्नर अमित खरे जो हैं, उन्होंने अपना काम जारी रखा। कई कर्मचारियों से, अनगिनत कर्मचारियों से पूछताछ कर ही रहे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी बहुत सारे बात छिपा रहे थे। कुछ लोग जो है वो बिना किसी नोटिस के छिप जा रहे थे, उनसे बात नहीं करते थे। इसके लिए अमित खरे को कई बार उनके घरों में छापेमारी करना पड़ा। एक गौरी शंकर प्रसाद हैं, उनके घर में जब छापा मारा गया तो 25 लाख रुपया नगद मिला। बाकी बहुत सारे सोना, चांदी, आभूषण और कई बड़ी बड़ी संपत्तियां भी उनके घर से बरामद। इस रेड से तो तय हो गया था कि इसके अंदर कई बड़े बड़े लोग जो थे वो शामिल थे, सिर्फ लालू यादव नहीं थे। जब सच सबके सामने आ गया तो सबको लगने लगा कि ये जो मामला है स्थानीय पुलिस के कोऑपरेशन से तो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग जो हैं इस तरह पर जुड़े हुए। सारा विपक्ष हो, मीडिया हो और बहुत सारे जनता के कुछ लोग जो हो, सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग जो है अब इसके लिए सीबीआई मांग की जांच करने लगे। मजे की बात यह है कि लालू यादव ने भी इस घटना के जांच के लिए एक समिति बनाई थी, लेकिन बात सुनकर आपको हैरानी लगेगी कि जिस समिति में जो लोग काम कर रहे थे उसमें वो लोग भी शामिल थे जो उस भ्रष्टाचार में तथाकथित तौर पर अपराधी थे। और जब हाईकोर्ट को यह बात पता चल गया कि मामला इस तरीके से लीपापोती की जा रही है तो उसने तुरंत इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द करने के लिए बोला। और 23 मई 1967 को सीबीआई ने 60 अलग अलग मामलों में चार्जशीट जारी कर दिया और लालू यादव के ऊपर 6 मामलों में आरोप लगाया गया। और लालू यादव जो हैं, ये बोला गया उसके अंदर कि यही जो हैं वो कोडर स्कैम के जिम्मेदार हैं, और आमतौर पर उस दिन ये बात साबित हुई। उस सूची के अंदर सिर्फ लालू यादव नहीं, 500 अलग लोगों के लिस्ट थे, जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायक, सांसद, उसके बीजेपी के थे और कुछ अन्य दलों के भी बहुत नामी ग्रामी लोग और कई लोग उसके अंदर शामिल थे। चार्जशीट के बाद लालू की पार्टी में तो उथल पुथल मचने लगी। रामविलास पासवान और शरद पवार जैसे नेताओं ने तो उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने लगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि ये सब तो साजिश है। और ऐसा कर जब उनके ऊपर और दबाव बनाया जाने लगा तो उन्होंने 5 जुलाई 1997 को एक नई पार्टी बनाई और पार्टी का नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, और खुद इस पार्टी के जो है वो अध्यक्ष भी बन गए। मजे की बात, जो पहले जिस विधायकों के मदद से वो सत्ता में थे वही सारे विधायक अब इनको सपोर्ट करने लगे और इनकी पार्टी में आ गए। सीबीआई अधिकारी जांच के दौरान लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, बट यूएन विश्वास जो सीबीआई टीम के प्रमुख थे वो तो एक समय में बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलते थे, इतना भय का माहौल हो गया था, लेकिन वो डरे नहीं और लालू को गिरफ्तारी के लिए वारंट भी उसने इशू किया और बिना दबाव के ये जांच धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा था। लेकिन लालू
इतने कुछ होने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। मामला पूरा सब जो है बहुत आपराधिक और संगीन होता जा रहा था। तब राज्यपाल जो AR किदवई थे, उन्होंने लालू को इस्तीफा देने के लिए कहा और चेतावनी भी दिया कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आपको दंडित किया जा सकता है। इसीलिए लालू यादव ने 25 जुलाई 1997 को इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देते ही बीजेपी कार्यालय में तो मिठाइयां बंटने लगी। उनको लगने लगा कि अब तो फिर से चुनाव होगा और हम लोग इसका क्या लेंगे, फायदा लेंगे। लेकिन मामला यहां लालू यादव ने पलट दिया और उसने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी औपचारिक शिक्षा तो उनके पास नहीं था, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा तो उनके पास हो गई, क्योंकि वो उतने दिन से उस जिंदगी को देख रहे थे। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने उस समय उनको समर्थन दिया और सत्ता बड़े आसानी से चल रही थी। बीजेपी कार्यालय में बने हुए लड्डू थे वो उसी तरीके से व्यर्थ हो गए और वहां मायूसी छा गई। अब वो दिन था 30 जुलाई 1997 का, जिस दिन लालू यादव को गिरफ्तार करना। सीबीआई अधिकारियों को यह डर था कि अगर लालू को यहां से गिरफ्तार किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, बहुत बड़ा अपराध भी यहां पे हो सकता है, क्योंकि लालू को बहुत ज्यादा जन समर्थन प्राप्त था। इसीलिए UN विश्वास ने सेना बुलाने की भी बात कही, लेकिन बाद में जरूरत नहीं पड़ा और 30 जुलाई को ही लालू यादव ने स्वयं जो है सीबीआई कोर्ट के सामने जाकर अपने आप को सरेंडर किया और शक्तिशाली मुख्यमंत्री जो है इस तरीके से एक रोड से जाके कहां चले गए, जेल में चले गए। ये पूरा मामला जो है यही नहीं रुका कि लालू जेल चले गए तो आसमान में शांत हो गया। बाद में विपक्ष ने एक बहुत जोर से हल्ला हंगामा शुरू कर दिया और उसने कहने लगा कि ये जो लालू हैं ये जेल में कहां हैं, इनको तो गेस्ट हाउस में रखा गया है। और सही में उन्हें सेना के गेस्ट हाउस में ही रखा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया और फिर उनको जेल शिफ्ट किया गया। बाद में स्वास्थ्य कारणों से लालू को रांची में एक रिम्स हॉस्पिटल है, यहां पे इनको भर्ती कराया गया। अस्पताल में 100 से ज्यादा विजिटर थे, जबकि जेल में उनके पास केवल 9 ही विजिटर थे। और ये सारे विजिटर जो थे उनको बिहार के सक्रिय राजनीतिज्ञों में से गिने जाते थे। वो बिहार के पल पल की खबर लालू को देते रहते थे। 2013 ईस्वी में लालू को पहला बार दोषी ठहराया गया। इसके बाद 14, 15 और 18 में कई मामलों में लालू को सजा हुई। कई अदालतों ने उन्हें 3.5 से 5 साल की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। SB सिन्हा और RK राणा को भी दोष सिद्धि मिला। जमानतें, वकील, अपील, रिहाई का दौर चलता रहा। सिस्टम चलाने में दशकों लग गए, लेकिन ये सब कुछ एक नुजले पानी की तरह दिख रहा था। फिर भी मामला बहुत संगीन नजर आ रहा था। बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई, जंगल राज की छवि बनने लगी। लालू की लोकप्रियता और जन समर्थन धीरे धीरे अब गिरावट आने लगा और पार्टी जो लालू यादव ने बनाई थी RJD, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। नीतीश कुमार उस समय भ्रष्टाचार से दूर थे, हालांकि उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया इस घोटाले से लिया था और बाद में बिहार के एक साफ सुथरे चेहरे वाले छवि के नेता के रूप में उभरे। यह घोटाला एक सीख बन गया कि सत्ता और प्रचार कैसे एक दूसरे को जोड़ के रखती है। इस पूरे मामले से यह सीख मिली कि किसी सरकारी तंत्र जो है वो कितना कमजोर हो सकता है, जांच और संतुलन प्रणाली कितना कमजोर थी। सारे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे। जनता के पैसा को बेहद वाकपटुता से लुटाया गया, लेकिन जब मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो न्याय होता है, चाहे इसके लिए 27 साल ही क्यों न लग जाए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता कि क्या हर बार हम 27 साल का वेट करेंगे और जब पूरा सिस्टम लुट जाएगा तब हम तैयार होंगे। दोस्तों, ये वीडियो एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है।
आज भी हमारे देश में कई बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, हर दिन करोड़ों लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो इतिहास फिर दोहराएगा। इसीलिए हमें इस प्रकार के घोटाले को होने से पहले हमें तत्पर रहना होगा और हमें सतर्क रहना होगा और इन भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों के खिलाफ हमें मजबूत कदम उठाना पड़ेगा, ताकि हम अपने राष्ट्र के, अपने देश के, अपने राज्य के और अपने समाज के पैसे को हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा पाए और राज्य को एक समुचित विकास की ओर ले जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और नीचे कमेंट में अपनी राय बताइएगा। क्या आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार संभव है और कैसे कर सकते हैं? अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं और भी तरह तरह के इसी प्रकार का केस स्टडी लाता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जोहार।